सो हेलो एवरीवन, आज हम बैठे हैं मोहित के साथ में। और अगर मोहित की बात की जाए तो इन्होंने बीटेक किया है मैकेनिकल बैकग्राउंड से 2019 में। इसके बाद इन्होंने कुछ जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज किए, जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम किए। और आज इनकी सैलरी लगभग 4,000 से लेके 6,000 रुपये पर डे तक है। एवरेज की बात करें तो 4,500 रुपये पर डे आपकी सैलरी अभी जी जाती सर। है। करियर की स्टार्टिंग इन्होंने की थी काफ़ी लो सैलरी से, उसमें काफ़ी स्ट्रगल फेस की थी। तो काफ़ी कुछ बातचीत करने वाले हैं कि किस तरीके से ये इस सैलरी रेंज तक पहुँचे हैं, पर डे की सैलरी रेंज है। और इतनी सैलरी होने के बाद भी क्या स्ट्रगल फेस करना पड़ता है। और इनसे जानेंगे कि हम करियर में ऐसा क्या करें जिससे हम अपने करियर में आगे बढ़ सकें और एक अच्छी सैलरी उठा सकें। तो मोहित, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया सर, आप बताइए? मैं अच्छा हूँ। मोहित, आपके बारे में सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस क्या है आपका? सर बेसिकली मोहित मेरा नाम है और मैं हरियाणा से हूँ, सर की दादरी डिस्ट्रिक्ट से। तो मैंने बीटेक की थी मैकेनिकल से, गुड़गाँव से। उसके बाद मैंने कंपनियों में ट्राई किया कहीं पे, क्योंकि लॉकडाउन लग गया था, आपको भी पता होगा। हुँ, तो लॉकडाउन के बाद फिर जॉब की ज़्यादा कोई मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली नहीं कहीं पे। हुँ, जहाँ पे कहीं पे एक आध जगह किसी ने कहा तो वही वो 10-12 हज़ार रुपये। तो उसमें फिर ये हुआ कि नहीं भाई, इतने पैसे लगा के और 10-12 हज़ार की जॉब क्या करनी है। वो थोड़ा मैं था, क्योंकि दुनियादारी नहीं देखी थी ना सर, कि कहाँ पे क्या होता है और कैसे इंक्रीमेंट कैसे होता है, आगे कैसे बढ़ा जाता है, वो नहीं था। तो उसके बाद किसी ने, एक रिलेटिव ने ही सजेस्ट किया कि ऐसे ऐसे डाइविंग का कोर्स, उस टाइम पे लॉकडाउन के टाइम पे कोर्स भी बंद हो गया था सर। हुँ, तो उसके बाद ये कोर्स खुल गया था दोबारा साउथ अफ्रीका में। तो उन्होंने कहा कि डाइविंग का कोर्स है, अगर तू कर लेता है तो, वर्डिंग यही थे कि हुँ, अगर तू कर लेता है तो वो कोई, पता है ना कि बात को कहने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं सर, कि एक तो आप किसी को पिंच करवानी हो कोई बात। मेरे साथ हुई वो वाली चीज़, मैंने कहा कर लेता है तो क्या क्या मतलब, मतलब मैं कर ही होगा नहीं। लूँगा। हुँ, मतलब ये था कि लग तो नहीं रहा कि हो जाएगा, बट देख ले अगर तू कर ले तो हुँ, वो थोड़ी पिंच होगी सर वो चीज़, और हुँ, जॉब थी भी नहीं। फिर देखा था, सुना था आस-पड़ोस में कि हाँ, ये जो मर्चेंट नेवी वाले होते हैं, डाइवर होते हैं, अच्छे खासे पैसे वाले हैं। तो फिर बड़े सपने देखने स्टार्ट कर दिए, क्योंकि डाइविंग मतलब इंजीनियरिंग फील्ड में थे तो मतलब उम्मीद भी यही थी सर कि 18-20 हज़ार रुपए की जॉब मिल जाएगी स्टार्टिंग में, लेकिन वो भी नहीं मिली। लेकिन फिर डाइविंग का जैसे-जैसे उन्होंने मेरे सामने बात की, तो उसके बाद थोड़ा जानने की कोशिश की कि कैसे क्या होता है। तो पता चला कि पैसे तो बहुत हैं इसमें, मतलब पता नहीं दिन के 20,000, 50,000, 1 लाख रुपए दिन के ऐसे-ऐसे कमाए हैं लोगों ने सर। हुँ, और ये रियलिटी भी थी कि कहीं न कहीं उन्होंने कमाए भी थे। लेकिन वो टाइम था 2011-12 के आस-पास तक का। हुँ, उसके बाद मैंने कहा ठीक है, मैं करता हूँ कोर्स। मैं चला गया साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से मैं कोर्स करके आया डाइविंग का, एयर डाइवर, कमर्शियल डाइवर बोलते हैं सर हमें, हम क्लास 2 डाइवर्स। तो क्लास 2 का मतलब ये है, क्लास 4 होते हैं जो स्कूबा में डाइव करते हैं, जैसे नॉर्मली अपना हुँ, जो फिशिंग वगैरह के लिए या मतलब देखने के लिए एज ए टूरिस्ट जो हुँ, करते हैं ना, जाते हैं और डाइव करते हैं। उसके बाद फिर क्लास 3, वो भी हैट में ही होती है। उसके बाद होता है क्लास 2, जो मतलब उसके लिए हैट वगैरह, एयर वगैरह, प्रॉपर सारी चीज़ें बिल्कुल कमर्शियली वो सारी चीज़ें उसके लिए होती हैं। हुँ। फिर उसके बाद कोर्स करके आया, उसके बाद फिर से वही स्ट्रगल स्टार्ट हो गया सर, जो पहले अच्छा, था। अभी आपने एक शब्द यूज़ किया था एयर डाइवर, तो जी। एयर डाइवर क्या होता है? सर एयर हमें बोलते हैं एयर डाइवर, क्योंकि हम ब्रीथ करने में, अंडर वाटर हम ब्रीथ करने में एयर का ही यूज़ करते हैं। जो बस वो नेचुरल एयर होती है अपनी, वो कंप्रेस्ड एयर होती है बस। ओके। जैसे अपने कंप्रेसर वगैरह से उसको कंप्रेस करके सिलेंडर्स वगैरह में भर देते हैं, उसी को हम ब्रीथिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो वो सिलेंडर आप लेके जाते हैं या कोई पाइप सर रहता है जो सरफेस तक ऊपर कनेक्टेड रहता है? एक पाइप होता है सर, जो ऊपर सरफेस से कनेक्टेड रहता है, वो कंटिन्यू सप्लाई देता रहता है, वो कंप्रेसर में अटैच होता है, कंप्रेसर कंटिन्यू सप्लाई देता रहता है। तो एक पाइप सिलेंडर होता कनेक्टेड है जो रहेगा? हम, हाँ, पाइप कनेक्टेड रहेगा, क्योंकि उस एक पाइप में 3-4 केबल्स होती हैं सर। उसमें एक एयर की, 2 एयर की रहती हैं, एक से हम जो ब्रीथ लेते हैं, एक स्टैंड बाई और डेप्थ चेक करने के लिए, उन दोनों में एयर होते हैं। हुँ, फिर कॉम्स के लिए जो हम बोलते हैं, वो ऊपर सुनने के लिए, और ऊपर जो बोल रहे हैं वो हमें सुनने के लिए। कॉम्स के लिए, कैमरा के लिए, लाइट के लिए, तो उसमें 3-4 केबल्स मरीज़ केबल होती हैं, काफ़ी टाइट होती हैं वो, काफ़ी हार्ड है मतलब। तो वो दूसरा हमारा स्टैंड बाई होता है कमर के ऊपर, जो सिलेंडर हम लेके जाते हैं। वो होता है हमारा इमरजेंसी, उसको हम यूज़ नहीं करते कभी भी, उसको हम सिर्फ़ तब यूज़ कर सकते हैं जब ऊपर से हमें एयर नहीं मिल रही है और हमें पता है कि बस अब तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो उसको यूज़ करते हैं हम। और जैसे ही उसको यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं हम, तो वहाँ पे काम करना बंद, डायरेक्ट कम अप टू सरफेस। हुँ, जो भी जॉब है, जैसा भी काम है, जितना भी कुछ नुकसान हो रहा है, तेल निकल रहा है, आग निकल रही है, कुछ भी निकल रहा है नीचे,
कोई कुछ मैटर नहीं करता सर। जैसे ही अगर आपने वो सिलेंडर खोल दिया अपना पीठ वाला, तो आपको सरफेस तक आना वो ऑटोमेटिक आप ऊपर आने लग जाते हैं या आना आपको होता है सर। आना होता है? उसके ऊपर रह के हम काम नहीं कर सकते, ओके। क्योंकि डेप्थ के हिसाब से उस सिलेंडर की एक लिमिटेड टाइम होता है कि इतनी देर के लिए ही आपको एयर देगा बस। हुँ, क्योंकि उसमें तो मतलब लिमिटेड एयर है ना सर सिलेंडर में। हुँ, हुँ। अगर वो ही लेके हम वहाँ पे काम करना स्टार्ट करेंगे और काम में ध्यान नहीं रहता है, तो सिलेंडर की भी हवा खत्म हो जाएगी, ऊपर वाली खत्म है ही। तो अच्छा, मैं समुद्र में आप अंदर काम कर रहे हैं और अंदर किस तरीके से जाना है, कितना गहराई तक जाना है, कैसे ऊपर आना है, इसके पीछे क्या टेक्निक होती है? इसके पीछे सब रूल्स हैं सर, इनका बोलते हैं इसको, इंटरनेशनल मरीन कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन करके इसकी फुल फॉर्म होती है, हुँ, इमका आईएमसीए। हुँ, वो सब ये रूल वगैरह डिसाइड करते हैं। नीचे जाने के भी, नीचे कैसे जाना है, कितने टाइम में जाना है। लेकिन नीचे जाते टाइम कोई इशू नहीं होता सर। नीचे हुँ, जाते टाइम आप जितनी भी तेज़ जा सकते हो जाओ, कोई इशू नहीं है। सिर्फ़ कान क्लियर होने चाहिए। अब आप पूछोगे कान क्लियर कैसे? हुँ, तो जैसे ही हम पानी में नीचे जाते हैं, तो प्रेशर तो बढ़ रहा है सर। हुँ, पानी के हर 10 मीटर पे 1 बार प्रेशर बढ़ जाता है। ओके। जैसे अपने ऊपर अभी यहाँ 1 बार प्रेशर में है अब, हुँ, या 0 कह लो इसको। हुँ, पानी में जैसे ही 10 मीटर की गहराई पे जाएँगे, तो ये प्रेशर 2 हो जाएगा। 20 मीटर पे जाएँगे तो 3 हो जाएगा। हुँ, तो प्रेशर बढ़ता रहता है। हुँ, तो अपनी बॉडी के ऊपर तो प्रेशर बढ़ गया पानी की वजह से, हुँ, लेकिन बॉडी के अंदर उसका क्या है? हुँ, तो बॉडी के अंदर का क्या होता है, जो कान होते हैं हमारे, बाकी बॉडी तो अपने आप को इक्वलाइज़ करती रहती है। हमें हुँ, कान इक्वलाइज़ करने पड़ते हैं। ओके। मतलब जैसे अपने ये कानों का जो ये पर्दा है, जिसको हम हाँ, पर्दा बोलते हैं, तो ऊपर से ज़्यादा प्रेशर हो गया, अंदर प्रेशर कम है, तो ये चिपक जाएगा ऐसे। ओके। और अंदर का प्रेशर उतना ही है, हुँ, बाहर प्रेशर बढ़ रहा है, हुँ, तो अगर वो दोनों साइड इक्वल नहीं होगा तो वो फट जाएगा, वो हाँ, डैमेज हो जाएगा। ओके। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, मतलब वो कैसे भी करके उसमें गैप बना के रखना होता है। जैसे ये पर्दा यहाँ पे लगा हुआ है आपका, तो कैसे भी करके आपको एक बारी इसको यहाँ से हिलाना है। हिलते ही जो बाहर प्रेशर है, वही प्रेशर अंदर हो जाएगा। तो क्या हिलाना होता है आपको उसके कान लिए? का पर्दा उसके लिए जैसे हम टेक्निक यूज़ करते हैं, जैसे कुछ हाँ, खाने के लिए ऐसे करते हैं, ऐसे हुँ, करेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपके यहाँ पे असर हो रहा है हुँ, उस चीज़ का। हुँ, या फिर नोज़ पिन होती है हमारे हेड में, हुँ, तो मुँह तो बंद रहता ही है, मतलब हुँ, मुँह से तो हम साँस लेते ही हैं, नाक के ऊपर वो नोज़ पिन लग जाती है ऐसे करके। हुँ, वो एक्चुअली यूँ होती है हमारी नोज़ पिन, हुँ, तो नाक बंद, साँस मुँह से ही लेना छोड़ना होता है। हुँ, तो उस टाइम पे आप नाक तो बंद है ही, मुँह को भी बंद करके और हवा को बाहर प्रेशर मारो छोड़ने के लिए। तो मुँह आपने बंद कर लिया, नाक आपकी पहले से बंद है, तो हवा ओके। निकलेगी कहाँ से? तो वो कानों अंदर से का प्रेशर निकलेगी। बन जाता है। तो वो कानों से हवा निकलने की कोशिश होगी, हुँ, कानों से हवा निकलने की कोशिश होगी, तो वो पर्दा थोड़ा मेंटेन हिलेगा, रहेगा। उसको वहाँ पे गैप मिल जाएगा, तो वो ओके। इक्वलाइज़ हो जाएगा दोनों तरफ से। और थोड़ी देर करते हैं फिर वो बराबर हो जाता है। हाँ, हाँ, 1 बार करोगे, 2 बार करोगे आप, वो कंटिन्यू, बाकी वो अगर आप जा रहे हो ना कंटिन्यू, या हुँ, तो जा रहे हो नीचे हुँ, या ऊपर आ रहे हो, तो वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो आपको करते ही रहना है। ओके। लेकिन जैसे ही आप पहुँच गए जहाँ पे आपको जाना है और हुँ, आपने काम स्टार्ट कर दिया, तो उसके बाद आप आराम से फिर काम कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं होगा। ओके। तो ये ऐसे करके ये कुछ एक डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। ऊपर आते टाइम, नीचे जाते टाइम तो मैंने आपको बता दिया कि कान क्लियर हो रहे हैं, हो सकता है वो मेरे होते रहें, मेरे को उसकी आदत है तो मेरे जल्दी हो रहे हैं, तो मैं जल्दी चला जाऊँगा। हुँ, आपको उस चीज़ की आदत नहीं है, या हो सकता है आपको सर्दी-जुकाम कुछ है, तो उस वजह से आपके साथ दिक्कत हो रही है, तो आपका नहीं होगा फिर। हुँ, तो आपको धीरे-धीरे करके जाना पड़ेगा। ओके। क्योंकि प्रेशर अगर एकदम से बढ़ रहा है, जैसे आप किसी भी चीज़ के ऊपर एक बार से एकदम से 10 बार प्रेशर कर दो, हुँ, या फिर उसके ऊपर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कर रहे हो, तो वो अपने आप को इक्वलाइज़ मेंटेन कर करता लेगा। रहेगा, मेंटेन करता रहेगा। ये ह्यूमन बॉडी है, ये करती रहती है सर उसको अपने आप। हुँ, लेकिन ऊपर आते टाइम आप बिल्कुल हर चीज़ के साथ बॉन्डेड हो कि आप इस स्पीड से ज़्यादा फ़ास्ट ऊपर नहीं आ। तो अब स्पीड कैसे मेंटेन करते हैं कि अगर आपको ऊपर आना है तो? वहाँ पे हम लोग क्या होता है सर, जो पहली डाइव होती है, जो पहला डाइवर होता है, जहाँ पे भी जो लोकेशन होती है हमारी, जहाँ पे भी काम करना होता है, अगर वो बॉटम में है, तो ऊपर से ही कोई वेट, पत्थर वगैरह कुछ बाँध के हुँ, और गिरा देंगे वहाँ पे, ओके। रस्सी बाँध के। हाँ, तो वो रस्सी होगी हमारी, उसको बोलते हैं हम लोग डाउन लाइन, हाँ, जिसके थ्रू हम जाते हैं और जिसके थ्रू वापिस ऊपर आते आते हैं। हैं। ऐसे ही अगर मान लो किसी मतलब डेप्थ पे काम कर रहे हैं, बॉटम में नहीं है, किसी डेप्थ पे काम कर रहे हैं, तो एक बंदा जाएगा, उसको सुपरवाइज़र, सुपरिटेंडेंट वगैरह वो अपनी मर्ज़ी से भेजते हैं, या बंदा अपने आप भी बोले कि हाँ, मैं ये करके आ जाऊँगा। तो उसमें क्या होता है सर, जैसे इस दीवार पे काम करना है हमें, हुँ, वेसल हमारा जहाज़ यहाँ खड़ा है, हुँ, वो बंदा यहाँ से पानी में जाएगा, अपने साथ एक रस्सी लेके जाएगा, वो स्विम करते-करते और वहाँ पे जाएगा और वहाँ पे उस रस्सी को बाँध बाँध देगा। देगा। वहाँ का हमें काम करना है, तो वो एक बंदा वो काम कर देगा, तो उसके बाद जब तक भी काम चलेगा, उसी के थ्रू जाएँगे और आएँगे। वो ओके, हमारा, उसको हम लोग डाउन लाइन बोलते हैं। जब लास्ट वहाँ पे जॉब फिनिश हो जाएगी, जॉब खत्म, तो लास्ट बंदा उसको खोल खोल देगा देगा। और आ जाएगा।
क्योंकि हमें वो हर चीज़ मेंटेन करनी होता है ना सर, पानी में भी करंट होता है। हुँ, करंट इन द सेंस करंट ये नहीं अपना इलेक्ट्रिक शॉक, हुँ, करंट बोलते हैं हम सर वेलोसिटी को, वेव हाँ, वेव होता है ओके। समुद्र में भी। हुँ, जैसे नदी में पानी बहता है ना एक साइड, हुँ। ऐसे समुद्र में भी होता है। तो अंदर अगर भी वो नहीं आपको वेव होगी, फ़ील होता है? हाँ, हाँ, बिल्कुल सर। अच्छा, बिल्कुल बॉटम तक होता है वो। ओके, सरफेस से बॉटम तक होता है वो पानी, जैसे अपनी नदी में पानी बहता है, हाँ, समुद्र का पानी भी ऐसे ही बहता है और समुद्र का तो 24 घंटे में 4 बार बहता है। ओके मतलब 12 घंटे में 5 घंटे, साढ़े 5 घंटे एक साइड बहेगा, और फिर उसके दूसरी बाद साइड रुक जाएगा। ओके, आधा घंटा, 1 घंटा उसको बोलते हैं हम स्लैक टाइम। ओके, वो स्लैक टाइम हमारे लिए ज़्यादातर कोशिश करते हैं हम, अगर काम कुछ इस तरीक़ा का है तो उसी टाइम पे हो जाए, हुँ, स्लैक टाइम पे। क्योंकि उसके बाद फिर वो दोबारा दूसरी साइड बहना स्टार्ट हो जाएगा। उसको बोलते हैं हाई टाइड, लो टाइड। हाँ, लो टाइड में क्या है, किनारे से और अंदर की साइड जाना हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा वो पानी। ये नेचुरल प्रोसेस है, ये नेचुरल हमारे प्रोसेस है, मून वगैरह के उससे या जैसे भी है। ग्रेविटेशनल फ़ोर्स से। हाँ, तो ये उसके उससे है। तो उसके बीच में हमें काम करना होता है और फिर अगर मान लो वो है वहाँ पे, करंट है, मान लो करंट है जो, तो अगर वहाँ पे वो डाउन लाइन नहीं है, तो फिर डाइवर को जाना है वो वहाँ, और वो पहुँचेगा पता नहीं कहाँ। ओके, तो इसलिए वो वहाँ पे सेलेक्ट टाइम में एक रस्सी बँधवा देते हैं। अब करंट भी है जैसे भी, तो बंदा पकड़ के तो कम से कम रुक ही सकता है। तो वो जॉब लोकेशन पे ही पहुँचे, कहीं इधर-उधर ना तो भागे। जो आप वो रस्सी बँधवाते हैं, वो कोशिश करते हैं कि स्लैक टाइम में ही बँधवाया जाए? हाँ, बिल्कुल, सेलेक्ट टाइम में ही। क्यों नहीं तो फिर वो उसको पहुँचने नहीं देगा सर वहाँ पे। बहुत अच्छा, स्ट्रॉन्ग करंट होता है। हुँ, इतना आसान नहीं होता, बहुत स्ट्रॉन्ग करंट होता है कि हम लोकेशन पे पहुँच नहीं पाते। और फिर ओके, अगर नहीं पहुँच पा रहा है बंदा वहाँ पे, वो डाउन लाइन नहीं है, तो वेसल है जो, उसमें तो हुँ, 24 घंटे प्रोपेलर चल रहे हैं सर। हुँ, अगर बाई चांस वो वेसल की साइड आ गया, हुँ, तो पंखा तो काट देगा उसको, खत्म। या फिर कहीं पे मान लो प्रोसेस और भी चल रही है उसमें, जैसे हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, हमसे थोड़ी दूर दूसरी जगह पे कुछ काम चल रहा है या कोई वो है। तो मेनली आपको जो रिपेयर करना होता है, जो भी टास्क होते हैं, वो किसी वेसल के करने होते हैं या फिर सी बॉटम या सी साइड पे करने होते हैं? सी साइड पे करने होते हैं सर। सी साइड पे हाँ, और किस सी तरीके के टास्क रहते हैं ये? टास्क रहते हैं सर, देखो जैसे पानी में हमारे पास क्या है, ऑयल भी निकलता है और गैस भी। पानी में ज़मीन के नीचे ऑयल भी है और गैस भी है। हुँ, तो वो हमें क्या करना होता है तो उसका क्या होता है सर कि वहाँ पे मतलब उसके लिए, जैसे गैस निकल रही है, ऑयल निकल रहा है, तो वहाँ पे जो पाइपलाइन्स वगैरह हैं या जो प्लांट लगे हुए हैं, हम उनको बोलते हैं जैकेट और प्लेटफ़ॉर्म। ओके, मतलब वो स्ट्रक्चर्स कैसी हैं कि पाइप के थ्रू अंदर ज़मीन में वहीं पे वो धँसी हुई हैं, धँसा रखी हैं, ऊपर लाके उनको, और जैसे ही सी लेवल से ऊपर लाके और उसके ऊपर एक प्लेटफ़ॉर्म बना रखा है। वहाँ पे मशीन वगैरह सब अटैच है। हुँ, ऑयल वगैरह को फ़िल्टर करने के लिए, बाहर निकालने के लिए, मतलब पंप करने हुँ, के लिए, वहाँ पे बंदे भी रहते हैं, काम करते हैं जो। हुँ, तो मतलब वो क्या होता है, वो मतलब फ़िक्स स्ट्रक्चर है सर, हुँ, हिलती नहीं है वो पानी में, क्योंकि वो नीचे ज़मीन के उससे अटैच है। तो उनकी मेंटेनेंस होती है एक तो। हुँ, क्योंकि थोड़े-थोड़े टाइम बाद चेक करना रहता है ना सर, कहीं रस्ट वगैरह लग गए या कैसे भी कुछ, अगर वो मान लो कमज़ोर होगी, तो फिर वो इतने आदमियों को लेके डूबेगी। उसके ऊपर कम से कम आप ये मान के चलो 100 डेढ़ 100 आदमी तो उसके ऊपर रहते ही हैं, काम करते हैं जो, सब ओके, मशीन वगैरह हैं। हुँ, और उसके अंदर जो गैस की, तेल की, वो जो सप्लाई हो रही है, अगर मान लो कुछ भी डैमेज हुआ, तो वो फिर समुद्र में वेस्ट होगा, क्योंकि रुक तो पाएगा नहीं वो। हुँ, उन सब के लिए जो मशीन्स वगैरह लगी होती हैं, उन सब की जो नीचे पाइपलाइन और वो होती हैं या स्ट्रक्चर है जो, उन सब की मेंटेनेंस, उनका तो सर्वे करना मेनली होता है। मेंटेनेंस का टास्क रहता है समुद्र हाँ, के अंदर। हाँ, कि उनका पहले सर्वे करना कि अब ये मान लो यूटीसीपी वगैरह करके, एमपीआई करके, कि इसकी स्टार्टिंग में कंडीशन क्या थी, हुँ, अभी कंडीशन क्या बची हुई है, हुँ, और किस कंडीशन तक हम इसको टॉलरेट कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको डैमेज घोषित करके और अपना फिर काम यहाँ से बंद करें या फिर दूसरी यहाँ पे इंस्टॉल की जाए। इंस्टॉल किया जाए। और जो पाइपलाइन वगैरह है उनका, उनमें कुछ डैमेज हो जाता है या कुछ रुकावट आ जाती है। जैसे कई बार क्या होता है सर कि किसी ने बिना पता से, जैसे ये छोटी-मोटी बोट वाले होते हैं, ये एंकर डाल देते हैं। हुँ, जो बड़े वेसल वाले होते हैं वो तो पोर्ट से कनेक्ट रहते हैं। हुँ, तो वो एंकर डालने से पहले पोर्ट पे पूछेंगे हुँ, कि हम इस लोकेशन पे हैं और एंकर डाल लें क्या? हुँ, लेकिन जो ये छोटे वाले होते हैं, ये ज़्यादा वो नहीं करते सर, तो ये एंकर डाल देते हैं। एंकर होता है एक बहुत बहुत बड़ा लोहे हाँ, का, हाँ, जो हेवी नीचे जाके और मड में धँस जाता है। धँस तो जाता है। मान लो नीचे से पाइपलाइन गई हुई है, हुँ, उसने एंकर डाल दिया, तो पाइपलाइन में हो सकता है वहाँ से क्रैक हो जाए, क्रैक हो हो जाए, सकता दिक्कत है आ जाए। बेंड हो जाए, हाँ, तो फिर उसकी रिपेयरिंग वगैरह, या कुछ टाइम बाद, जैसे 10, 20, 50 साल हो चुके उस पाइपलाइन को, और वो रस्ट वगैरह लग के वो पाइप डैमेज हो रहे हैं, तो उनको फिर रिप्लेस करना। रिप्लेस करना, ये सब टास्क रहता है। ओके। तो आपका काम पहला इंस्पेक्शन करना है, सर्वे करना है। पहले सर्वे,
सर्वे में अगर लगता है कि यहाँ कोई दिक्कत है तो हाँ। उसका इंस्पेक्शन करेंगे अल्ट्रासाउंड करके या एमपीआई करके, हाँ, हाँ, राइट? एमपीआई ही यूज़ होता है इसका ज़्यादातर। और उसके बाद आपने आइडेंटिफ़ाई कर लिया यहाँ दिक्कत है तो उसे रिपेयर करना भी वो आपका ही फिर टास्क रहेगा। हाँ, टास्क हमारा ही रहेगा सर, लेकिन उसको जो ऊपर जो हमारा क्लाइंट है, हम उसको शो करेंगे बस, हुँ, कि देखो यहाँ पे ये दिक्कत है, हुँ, ये इसकी रीडिंग्स आ रही हैं अभी, हुँ, ये इसकी आप स्टार्टिंग में जो भी हो, हमें थोड़ी मालूम है सर उसका स्टार्टिंग में क्या था, क्या नहीं। फिर वो लोग डिसाइड करेंगे कि अब इसको रिप्लेस किया जाए या या रिपेयर इसको किया जाए। रिपेयर किया। मतलब आपका काम है जो टास्क दिया है वो टास्क करके बता देना हाँ, बस। और बाकी वो डिसाइड करेंगे। हाँ, बाकी वो डिसाइड करेंगे। उसके बाद अगर उनको रिप्लेस करवाना है, तो भी वो हमें ही करना है, हुँ, और अगर उसको मेंटेनेंस के थ्रू अगर मान रहे हैं वो कि इसको हम रिपेयर कर लेंगे, हुँ। तो फिर वो रिपेयर के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट देंगे सर हमें, रिपेयर कर। अच्छा, बात करें कि ज़मीन के ऊपर जॉब और पानी के अंदर जॉब, इसमें क्या फ़र्क है? पानी के अंदर में सर एक तो थकान, एक प्रेशर। अब हम मतलब इंसान पूरी ज़िंदगी निकाल देता है सर इसी प्रेशर में, इसी चीज़ में। लेकिन जो एक डाइवर फ़ील करता है, वो एक नॉर्मल इंसान कभी फ़ील कर ही नहीं पाता सर, क्योंकि वो उस लोकेशन पे नहीं है। प्रेशर कम ज़्यादा कैसे हो रहा है, उसकी वो फ़ीलिंग कैसी है प्रेशर कम ज़्यादा की। एक समुद्र की जो लाइफ़ है ना सर, अंडर वाटर की जो लाइफ़ है, मैं तो ये कहता हूँ वो दूसरी दुनिया है। जिसने अच्छा। अंडर वाटर कोर्स का कोई भी कोर्स कर रखा है और जो अंडर वाटर काम करता है, जैसे हम लोग डाइवर्स हैं, हुँ, मेरा खुद का पर्सनल मानना ये है कि हम लोगों ने 2 प्लैनेट देख ली। अच्छा। एक धरती और एक समुद्र। 2 लाइफ़ जी ली हमने। बहुत तो सब कुछ बहुत डिफरेंट उस लाइफ़ बहुत में डिफरेंट। क्या ख़ास है या क्या खराबी है? नहीं, खराबी तो कुछ भी नहीं है सर, बस उसमें थोड़ा इंसान को एक तो हेल्थ सही रहनी चाहिए इंसान की। मेंटली भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए बंदा और हुँ, फिज़िकली भी। तो ओके, ही वहाँ पे काम कर काम कर सकता है सकता सर, है। नहीं तो काम होगा ही नहीं, किसी भी कंडीशन में। बस मेंटली स्ट्रॉन्ग मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि पानी पानी के अंदर अगर बंदा काम कर रहा है ना, हुँ, तो कुछ हुँ, भी हो जाए सर, हुँ, लेकिन उसको पैनिक नहीं होना। हुँ, जैसे ही पैनिक होगा, उसकी लाइफ़ खतरे में। किसी भी वजह से हो गया ना वो, हुँ, अगर वो पैनिक हो गया, तो उसकी लाइफ़ खतरे में। जब तक वो पैनिक नहीं होगा, तब तक उसकी लाइफ़ खतरे में 99.9% नहीं आएगी खतरे में। ओके। क्योंकि आप हमारे पास क्या है सर, एक हवा ही तो है, हुँ, बंद कमरे में है, हवा है, हुँ, इसी से तो साँस ले रहे हैं। बिल्कुल। अगर एकदम से ये हवा खत्म हो जाए, हुँ, तो हमारे पास क्या है? कुछ भी कुछ नहीं। नहीं। वहाँ हमारे पास 4-4 5-5 ऑप्शन हो, जो हमें कंटिन्यू सप्लाई मिल रही है। बाई चांस उसमें कोई भी रुकावट आ गई, कंप्रेसर बंद हो गया, पाइप कट गया, पाइप मुड़ गया, एक पाइप और है, ओके, उसको यूज़ करो। उसमें भी कोई दिक्कत आ गई, पीछे बेल आउट है, उसको यूज़ करो। उससे भी अगर उसमें भी कोई दिक्कत आ गई, वो खत्म हो गई मान लो बाई चांस, वो तो लास्ट ही ऑप्शन है। हाँ, हाँ, खैर मैंने पहले बता दिया, उससे पहले तो 2-3 ऑप्शन और है। हाँ, एक डेप्थ वाला पाइप होता है हमारा, उसमें भी एयर ही फ्लो करवाते हैं, डेप्थ ओके, चेक करने के लिए कि जो डाइवर है वो किस डेप्थ पे है। हाँ, सर ऊपर से सुपरवाइज़र उसमें हवा फ्लो करेगा, हुँ, तो वो उतना मतलब उतने प्रेशर पे आके वो रुक जाएगी जितना प्रेशर बाहर होगा हुँ, हवा, तो उससे पता चल जाएगा कि डाइवर कितने किस डेप्थ डेप्थ में? पे है। तो आप नॉर्मल सी बात है, अपने सुपरवाइज़र को बोलो कि मेरी न्यूमो बोलते हैं हम लोग उसको, न्यूमो हॉट कर दो, हुँ, वो उसमें एयर छोड़ देगा, अपने हेड में उसको घुसा लो। ओके, यूज़ तो वो डेप्थ के लिए है, लेकिन एयर एयर ही तो है उसमें भी, एयर भी दे उसमें भी सकते हैं वही जिससे फ्रेश एयर है, कोई इश्यू हुँ, नहीं है, उससे साँस ले सकते हो। हुँ, लास्ट आपके पास आपका ऑप्शन है बेल आउट, तो हाँ। मतलब इतने-इतने ऑप्शन है। अगर बंदा अगर इन पैनिक नहीं केस करेगा। बेल आउट भी पीछे जो आपने बताया वो भी अगर खराब हो जाती है, तो क्या कोई ऑप्शन रहता है कि इंसान सेफली ऊपर पहुँच सके? नहीं, फिर कोई ऑप्शन नहीं, कोई ऑप्शन नहीं। कोई ऑप्शन। लेकिन आपके पास ये तो देखो ना, आपके पास 4 ऑप्शन है उससे पहले। ऐसे तो अगर सारे के सारे ऑप्शन फेल होंगे, तो इसका मतलब उसकी उस दिन आई है ज़रूर, उसको कोई नहीं बोलेगा। कितना टाइम लगता है मतलब जितनी नॉर्मल डेप्थ पे आप काम करते हैं वहाँ से ऊपर तक आने में? हम 1 मिनट में 10 मीटर ऊपर आ सकते हैं सर बस। 1 मिनट में 10 मीटर ऊपर। हाँ, मतलब स्पीड बहुत ही स्लो रहता है। बहुत स्लो, मतलब ये मान लो कि ऐसे-ऐसे अगर मान लो जो जैसे डाउन लाइन बंधी है, उसके ऊपर हमारी ये स्पीड होती है ऊपर आते टाइम, ये। ना तो इससे ओके, हाथ का गैप ज़्यादा होना चाहिए और ना फास्ट होना चाहिए। ओके। उसका रीज़न क्या होता है कि नीचे जाते टाइम तो जैसे हमने इक्वलाइज़ कर लिए थे, हमारे कान और बॉडी ने अपने आप को इक्वलाइज़ कर लिया था, हाँ, क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा था, बढ़ रहा है। घट नहीं रहा था। तो बढ़ते टाइम तो दिक्कत नहीं आ रही थी। अब क्या हो रहा है सर, अगर आप फास्ट आओगे तो प्रेशर कम हो रहा है। प्रेशर कम हो रहा है तो मान लो ये आप नॉर्मली समझ के चलो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे ये हड्डियाँ हमारी, ये जॉइंट हमारी हड्डी का, हुँ, प्रेशर बढ़ रहा है, तो हुँ, कोई इश्यू नहीं है, ये प्रेशर बढ़ रहा है इनके बीच में, तो ये ऐसे धीरे-धीरे या तेज़ी से भी हो जाएँगी, तो कोई इश्यू नहीं आएगा इनके बीच में। हुँ, लेकिन जैसे ऊपर आ रहे हैं, हुँ, तो प्रेशर वापिस फिर कम हो रहा है। हुँ, तो ये अगर धीरे-धीरे हम अपनी स्पीड से आ रहे हैं, तो ये ऐसे-ऐसे करके धीरे-धीरे अपनी सेम लोकेशन पे आ जाएँगी। हुँ, और जैसे ही हमने जल्दबाज़ी की या हुँ, जल्दी कोशिश करने की, तो ये मान लो बाई चांस ये ऐसे होगी, हाँ,
दिक्कत हो जाएगा। जैसे हम लोग धरती पे बोलते हैं कि लकवा लगे बैंड, हुँ, हम लोग उसको बोलते हैं बैंड। बैंड हमारी उसमें नॉर्मल है सर, कोई इश्यू नहीं है। जैसे ही आपने मतलब कुछ भी रूल रेगुलेशन फ़ॉलो नहीं किया, तो आपको कभी भी कैसे भी बैंड आ सकता है। हुँ, उसके लिए फिर हमारे पास एक ऑप्शन होता है जिसको हम बोलते हैं चैम्बर। ऊपर एक लोहे जैसा कमरा बना होता है, उसको प्रेशराइज़ करते हैं एयर से। जैसे कंप्रेसर से ट्यूब में टायर में हवा डालते हैं, हुँ, वैसे ही उसमें हवा डालते हैं। फिर उस बंदे के पास टाइम होता है 5 मिनट। हुँ, अगर किसी के साथ ऐसी कोई इश्यू हुआ, ऐसी कोई दिक्कत आई, तो उसको जैसे ही पानी से बाहर निकला, बाहर निकालते ही 5 मिनट के अंदर-अंदर उस चैम्बर के अंदर चैम्बर को शिफ्ट कर ओके, चैम्बर के अंदर शिफ्ट करके जिस प्रेशर पे वो काम कर रहा था, जितनी डेप्थ पे वो काम कर रहा था, वो प्रेशर चैम्बर वो उससे थोड़ा हाई, उससे ज़्यादा प्रेशर उसका चैम्बर का कर दो। तो दोबारा से जैसे मैं आपको बता रहा था, वैसे ही दोबारा से क्या होगा, ये चीज़ें यहाँ आ गई। गैप हो जाएगी वो और उसके फिर बाद फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अपना वो करते आएँगे, तो वो दोबारा से वहाँ से अपनी नॉर्मल। ओके। तो ये ऑप्शन जैसे कि यहाँ पे हमें मोच आ जाता है, तो हाँ। अगर इनको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो हाई प्रेशर और लो प्रेशर से हम हाँ, उसे हाँ। ये सॉल्व कर सकते हैं। मैं सोचा है सर, मैंने पता नहीं, हो सकता है इसमें कोई इश्यू हो या कुछ और बात हो, मेडिकल साइंस में ये चीज़ें क्यों यूज़ नहीं हो रही। बट हाँ, मैंने सोचा है इसके बारे में एक आध बार कि जब हमारे साथ ऐसा हो सकता है कि जब हमें वो बैंड हो रहा है हाँ। और हम उससे ठीक हो रहे हैं, तो ये नॉर्मल आदमी के साथ भी शायद अगर कुछ मोच बेनिफिशियल हो शायद। जैसी दिक्कत आती है, तो इसे हम लो प्रेशर, हाई प्रेशर से सही कर सकें, शायद, शायद। क्योंकि अभी तक तो डॉक्टरों ने पता नहीं, उन्होंने या तो ट्राई किया होगा सर, ये हाँ, बेनिफिशियल उनके लिए नहीं होगा। मेबी। पता हो सकता है उनको किस वजह से आ रहा हो वो हुँ, बैंड, तो वो कुछ इश्यू होगा। ठीक है। तो अभी आपको समुद्र का एक्सपीरियंस लेने के बाद फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पे भी आपने बताया कि लगभग 5-6 हज़ार रुपए पर डे का इनकम देखो रहता सर, है। स्टार्टिंग में मेरी इतनी नहीं थी। स्टार्टिंग में अगर मैं आपको सही बताऊँ तो मैं गया था फर्स्ट जॉब पे ₹1500 पर डे, ₹1500 पर डे। और मेरे लिए उस टाइम पे वो भी बहुत थे। हुँ, क्योंकि जब कंपनीज़ में ₹12,000 पर महीना काम करने के लिए बोल रहे थे, तो ₹1500 दिन के बहुत थे मेरे लिए। बहुत है। लेकिन फिर धीरे-धीरे जैसे-जैसे काम करना स्टार्ट किया, पता चला फील्ड का कि एक्चुअल में है क्या। वो तो वो वाली चीज़ थी ना सर, आपसे कोई आपके नाम से आगे से ₹1,00,000 चार्ज कर रहा है और आपको ₹2000 दे रहा है। लेकिन जैसे ही जैसे आपको पता चलना स्टार्ट करेगा, तो दिमाग में वो चीज़ तो आएगी कहीं न कहीं। हुँ, फिर उसके बाद देखा, थोड़ा पानी में काम करने में कंफर्टेबल भी महसूस करने लग गया हुँ, और उससे भी थोड़ा लगाव हो गया। हुँ, जैसे इंजीनियरिंग फील्ड से था, वैसे ही उससे लगाव हो गया। हुँ। काम करने में मज़ा आने लग गया सर, कि हाँ, मज़ा आ रहा है। मैं उसको एन्जॉय करने लग गया तो एक्चुअल। अभी ऑन एन एवरेज आप कितना कमा लेते हैं? अभी सर देखो, मेरा हर जॉब के हिसाब से अलग-अलग और रहता है, टास्क के हिसाब से कि किस जॉब का क्या टास्क है। जैसे मैंने आपको बताया, हर बार अलग-अलग टास्क के लिए हमें कॉल करते हैं। हुँ, तो मेबी 6500 हो, मेबी 6000 हो, मेबी 4000 हो, हुँ, मेबी 4 एंड हाफ, मेबी 5। तो एप्रॉक्स कुछ भी। एप्रॉक्स 4.5 या 5, तो ये अगर आपको भी अलग-अलग। जो सैलरी मिल रहा है, वो सैलरी अगर आपको लैंड पे काम करने के लिए दिया जाए, तो क्या आप काम करना लैंड सर पे अभी प्रेफ़र तो करेंगे या समुद्र में? सर अभी तो समुद्र ही प्रेफ़र करेंगे, हाँ, बिकॉज़ ऑफ द लाइफ़? वो एन्जॉय करता हूँ सर मैं उस लाइफ़ को। हुँ, अभी यहाँ पे देखो, अगर पता नहीं कल को शायद कोई ऐसा इंसिडेंस हो जाए, कोई मजबूरी हो जाए हुँ, कि मेरे को लैंड पे वो काम करना पड़े, हुँ, फिर धीरे-धीरे मैं उसका हैबिचुअल हो जाऊँ और उसको भी एन्जॉय करने लग जाऊँ, हुँ, तो वो एक अलग कंडीशन होगी। हुँ, लेकिन अभी जो मेरा काम है, उसको मैं बहुत अच्छे से एन्जॉय करता हूँ। अगर मेरे को वहाँ पे वो खाली बैठा के रखते, जिस दिन मैं चला जाता हूँ, पेमेंट मेरी उसी दिन से स्टार्ट हो जाती है, हुँ, जब तक मैं वापस आता हूँ तब तक। हुँ, लेकिन बीच में, क्योंकि अंडर वाटर का कुछ भी नहीं पता होता सर, समुद्र का कुछ नहीं पता। आप किसी भी चीज़ की एक्सपेक्टेशंस लगा सकते हो, हुँ, लेकिन वो हो सकता है 5-10% ही कामयाब हो, हुँ, कि किस चीज़ में कितना टाइम लगेगा, कितना नहीं। तो ऐसी-ऐसी जॉब भी होती हैं, जो जॉब सिर्फ़ 4 या 5 दिन की है और 1-1 महीना निकल जाता है उसमें। हुँ। तो लोगों को मज़ा आता है उसमें कि कम से कम 1 महीने का पैसा मिले, और मैं बोर हो जाता। काम अच्छा, करवा लो डेली, डेली काम करवा लो, कोई हुँ, इश्यू नहीं है, बोर नहीं हो। जैसे ही काम नहीं होता है, वहाँ पे खाली बैठा रहना पड़ता है, वहाँ भी वो भी बोरिंग लगने लग जाती है कि काम क्यों नहीं करवा रही, करवाओ। बिल्कुल मतलब बिना काम किए तो हर इंसान जैसे कहते हैं ना बुड्ढे बुड्ढे होने के बाद, बुढ़ापे के हाँ, बाद हाँ, इंसान बैठ के बोर होता है, तो उससे हाँ। अच्छा कुछ काम करता रहे। फिर वो एज नहीं है ना सर वो। अगर मान लो मैं यहीं, अगर सेम कंडीशन पे मैं 50, 55 या 60 में हूँ, हुँ, तो मैं भी यही करूँगा कि ठीक है यार, शरीर परेशान नहीं हो रहा, पैसे तो मिल ही रहे हैं। हुँ। लेकिन अगर अभी बैठ के और वो टाइम निकाल दिया, तो वो, ये देखो ना, पैसे मिल रहे हैं, वो मत देखो, ये देखो ना, वो टाइम निकल रहा है। लर्निंग स्टॉप हो जा रही है आपकी। वो टाइम निकल रहा है, जिस जो टाइम आपका सीखने का है, हाँ, आपको वो टाइम निकल रहा तो अभी आप जितना काम करेंगे, उतना सीखेंगे, उतना एक्सपीरियंस आपको गेन होगा। है। बिल्कुल सर। अच्छा आज अगर फ्रेशर कैंडिडेट्स की हम बात करें, तो लेट्स सपोज़ कि कोई बीटेक है, डिप्लोमा है और
फ्रेशर पास आउट होने के बाद इन लोग को किस तरीके की जॉब के लिए एस्पायर करना चाहिए? सर देखो, जैसे मैं गया अंडर वाटर, ऐसे ही किसी को पहले से किसी ने मतलब पहले से ही मैनिपुलेट कर रखा है या कुछ और की अंडर वाटर के लिए, तो भी मैं ये कहूँगा कि उसको यहाँ पे बीटेक वगैरह, इंजीनियरिंग वगैरह इस चीज़ में टाइम वेस्ट, क्योंकि बीटेक मुंबई में डिप्लोमा नहीं मैंने करना देखे चाहिए। हैं सर, हम लोगों को उस चीज़ की नॉलेज ही नहीं है कि कोर्स क्या-क्या है। हम बीटेक में 5 से 10 लाख रुपए, 5, 7, 10 लाख रुपए लगा देते हैं। बिल्कुल। मरीन के कोर्सेज़ हैं सर, 20-30 हज़ार रुपए से स्टार्ट हो रहे हैं। हुँ, मरीन के 20-30 हज़ार रुपए से कोर्स स्टार्ट हो रहे हैं। कोई 1 महीने का, कोई 3 महीने का, कोई 6 महीने का, कोई 50,000 का, कोई 1 लाख का। उसके बाद आप समुद्र में जा सकते हो काम के लिए, और मेरे ख़्याल से कम 15 से 20 हज़ार रुपए सैलरी आपकी स्टार्टिंग में आराम से रहेगी। हुँ, स्टार्टिंग सैलरी अगर आपको 30,000 या 50,000 रुपए लगा के 15,000 रुपए, 20,000 रुपए भी सैलरी मिल रही है, तो कहाँ कमी है सर? बीटेक में आप 5-10 लाख रुपए लगा रहे हो और कोई श्योरिटी नहीं है कि आपको जॉब मिल ही जाएगी। मिलेगी तो वो मेरी तरह मिलेगी, पता नहीं आप करोगे, नहीं करोगे। बिल्कुल। 10,000, 12,000, 15,000, हुँ, तो आप 10 लाख रुपए के 15 लगा के और फिर 15,000 रुपए कमाने का सोचो एक तो। हुँ, एक आप 30,000 रुपए के लगा के ही 15,000, नहीं तो उसके बाद जैसे फिर आप लोगों के उसके ऊपर साइट के ऊपर आपने बताया जो ये कोर्सेज़ हैं, हुँ, छोटे-छोटे कोर्स। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर इंटरेस्ट नहीं है ना सर किसी भी फ़ील्ड में, इंजीनियरिंग फ़ील्ड में, अगर आपको सिर्फ़ ग्रेजुएट होने के लिए या जॉब करने के लिए आप पढ़ रहे हो हुँ, या बीटेक कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, मत करो। मत करो। जॉब उससे पहले ही मिल जाएगी आपको। जब तक आपकी बिल्कुल। बीटेक खत्म नहीं होगी, उससे पहले तो आप जॉब करने लग जाओगे। ना उतना पैसा लगेगा। शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ करके महीने 2 महीने के बहुत सारे कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, करके सीधे जॉब के लिए एम्प्लॉयबल बनना चाहिए। बिकॉज़ बीटेक करने के बाद भी, बीसीए करने के बाद, एमबीए करने के बाद भी लोग अनएम्प्लॉयड बैठे हैं। बैठे हैं सर, मैं बीटेक होल्डर हूँ ना। हाँ, अगर मैं ये कोर्स नहीं करता, मेरे साथ के कितने बंदे होंगे, मेरे जैसे और कितने बंदे होंगे, चलो मेरे को किसी ने गाइड कर दिया हुँ, कि तू ये कोर्स कर ले। जिनके पास ये गाइडेंस नहीं पहुँची होगी, वो बंदे क्या कर रहे होंगे? और ये रियलिटी है कि किसी भी कंपनी में अगर हम प्राइवेट कॉलेज से मतलब बीटेक करते हैं, तो हुँ, कोई भी कंपनी अगर उसी चीज़ से कोई आईटीआई होल्डर बंदा है या डिप्लोमा होल्डर बंदा है, जैसे पॉलिटेक्निक, अगर वो बंदा है और एक बीटेक होल्डर बंदा है जो डिग्री लेके घूम रहा है, तो डिप्लोमा होल्डर को प्रेफ़र करते हैं सर वो। बिल्कुल। क्योंकि उनको ये पता है कि ये बंदा एक तो इसने पैसे कम खर्च हो रखे हैं। मेंटालिटी होती है सर इंसान की, दिमाग में वो चीज़ें अपने आप हो जाती हैं कि मैंने इतने लगा रखे हैं, तो मेरी एक्सपेक्टेशंस ये है, मेरे आउटपुट को इतना इतना होना मिले, चाहिए। मेरे को उतना मिले। तो ये चीज़ें कंपनी भी समझती है कि हुँ, इस बंदे ने 50,000 रुपए खर्च कर रखे हैं। इसको तुम 15,000 रुपए भी दोगे तो ये हँस के करेगा। बिल्कुल, और एक इसको ये पता है ये इन्होंने 10 लाख रुपए खर्च कर रखे हैं। अगर ये 15 में आज आ भी गया तो ये 2 महीने बाद बोलेगा मेरी पेमेंट बढ़ाओ। बिल्कुल, और आईटीआई वाला 1 साल भी नहीं बोलेगा। बिल्कुल। काम दोनों ने सेम करना सर। हुँ, दोनों को लगभग सेम ही नॉलेज होती है। ऑलमोस्ट। ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं होता, क्योंकि जब बंदा कंपनी में फ्रेशर जाता है, तो रियलिटी में ही वो फ्रेशर होता है। उसको सिर्फ़ किताबी नॉलेज होती है। उसको एग्ज़ैक्टली, प्रैक्टिकल नॉलेज 1% भी नहीं होती, क्योंकि 0। कितने कॉलेज हैं जो मतलब जिनमें प्रैक्टिकल लैब वगैरह जो हर कोई जो बुक्स में है वो उनके पास लैब है। हुँ, मेरे ख़्याल से मुश्किल 2% भी नहीं होंगे सर, बहुत रेयर। जिसके पास पूरी की पूरी लैब है और वो और अगर पढ़ाते हैं। होती भी है तो स्टूडेंट लोग उतना सीरियसली लेके नहीं करते हैं कि भई कॉलेज लाइफ़ वो एन्जॉय करने के लिए कॉलेज लाइफ़ में जाते हैं बंदे। बिल्कुल। कम से कम 80%, हुँ, 20% हैं उनको या तो टाइम नहीं मिल पाता या फिर उनके पास वो फैसिलिटी होती नहीं है जिस कॉलेज में वो गए हुए। तो जब कौन बंदा कंपनी में जाता है सर स्टार्टिंग में फ्रेशर, तो वो बीटेक होल्डर भी वही है और आईटीआई होल्डर भी वही है। ऑलमोस्ट सेम। 1% आप क्योंकि उसको एजुकेशनल मतलब किताबी ज्ञान थोड़ा उसको ज़्यादा है, हुँ, तो वो थोड़ा जल्दी सीख जाएगा। लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, वो कंपनी वाले को 2 महीने बाद परेशान करना भी तो शुरू करेगा, बिल्कुल। मेरी पेमेंट बढ़ाओ। हुँ, तो उसको प्रेफ़र करते नहीं है सर। तो इससे अच्छा है कि आईटीआई करो, पॉलिटेक्निक करो, अगर जो भी करनी है वो भी मत करो। 10th-12th करके जो ये कोर्सेज़ हैं और छोटे-मोटे, ये करो, जॉब करो। उसके बाद अपने आप नॉलेज होती रहेगी, पेमेंट भी जॉब करने के बढ़ेगी। बाद अगर आपको लगता है कि भई ठीक है, मैं मैकेनिकल लाइन में मेरे को जॉब जम रहा है, तो आप मैकेनिकल फील्ड से फिर आप इंजीनियरिंग कर लो, फिर आप कुछ भी करो आगे। बिल्कुल, बट बिल्कुल। यू शुड स्टार्ट योर करियर विथ समथिंग जो आपको जॉब दिलाए। हाँ, आप जॉब लगने के बाद किसी कंपनी में जाने के बाद अगर आप सोचते हो सर या आपका मन करता है या आपका दिमाग उस तरफ लेके जाता है आपको, हुँ, तो आप उससे पहले वो सारी चीज़ें देख चुके होंगे कि मेरे को एक्चुअल में क्या चाहिए। हुँ, लेकिन जब आप बीटेक करते हो, मैकेनिकल से करते हो या सिविल से करते हो, तो आपको नहीं पता होता कि मेरे को चाहिए क्या? एग्ज़ैक्टली। तो मेरे को मैकेनिकल से ही करनी है या इसमें भी कोई और सब्जेक्ट स्ट्रीम है। होता है, स्ट्रीम है, उससे करनी है मेरे को। लेकिन जब आप थोड़े दिन फील्ड में रह चुके होते हो, तो आपको एग्ज़ैक्ट एक लाइन दिख जाती है। हुँ, पहले हैं आपके पास ऐसे जैसे 4-5 रास्ते कि उस साइड जाना है बस। रास्ते भी नहीं, साइड होती है आपके पास कि उस साइड जाना है। हुँ, लेकिन जैसे आप फील्ड में घुस जाते हो, तो फिर आपको धीरे-धीरे एक रास्ता दिखने लग जाता है कि इस रास्ते पे ही जाना है।
तो अच्छी बात है ना कि आप रास्ते पे चलो, ना कि साइड में कि इधर-उधर कहाँ घूमोगे। तो आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बाद ₹12,000 पर मंथ से जो करियर स्टार्ट हुआ और आज आप 5-6 हज़ार रुपए पर डे की सैलरी पे पहुँच चुके हैं। तो इस बीच में आपको अभी जो काम कर रहे हो, इसमें आपका बीटेक कहाँ तक रोल प्ले कर रहा है? सर अभी तक तो कहीं भी नहीं, अगर लेकिन आपने ये बीटेक करेगा। ना किया होता तो अभी क्या सर मैं जिस फ़ील्ड में हूँ ना, और जिस लाइन में मतलब कम से कम अभी तक हूँ, हुँ, यहाँ पे पढ़ाई-लिखाई की, एजुकेशन की, किसी चीज़ की कोई ना तो वैल्यू है, ना रिस्पेक्ट। ओके। रियलिटी तो ये है। अगर 10th पास था मैं, तो हुँ, भी मैं ऐसा ही था। अगर मैं बीटेक होल्डर हूँ, तो भी मैं ऐसा ही हूँ। लेकिन ये मेरे लिए बेनिफिशियल अगर रहेगा, तो ये आगे जाके इन फ्यूचर ये रहेगा, क्योंकि बहुत से कोर्सेज़ ऐसे हैं सर इस फ़ील्ड में कि जिनका एक्सपीरियंस लेके अगर हम प्रमोट होते जाएँगे, तो मे बी कम से कम 40 से 50 साल का एक्सपीरियंस। लेकिन उन चीज़ों के बारे में मैंने थोड़ी नॉलेज इकट्ठा करने की कोशिश की है, जो इंजीनियर है और वो भी मैकेनिकल से या इलेक्ट्रिकल से, तो डायरेक्ट अप्लाई कर सकता है। तो अभी आप इस फील्ड में रहते हुए कितना सैलरी उठा सकते हैं पर डे की बेसिस पे इन सर इसमें फ्यूचर? कोई कोई लास्ट एंड है ही नहीं। ओके। इसमें आप मेरे से ऊपर, जैसे मैं एयर डाइवर बता रहा था आपको, उससे ऊपर होता है सेट डाइवर। हुँ, मैं सर्टिफ़ाइड हूँ 50 मीटर तक जाने के लिए। ओके। उससे नीचे गहराई में जो जाते हैं उनको बोलते हैं सेट डाइवर। हुँ, उनकी जॉब के हिसाब से और उस हिसाब से 30-30, 40-40, 50-50 हज़ार डे पर रेट डे। होता है। हुँ, जो सुपरवाइज़र, सुपरिटेंडेंट है, हुँ, उनके 60-60, 70-70, 80-80 हज़ार रुपए तक डे रेट होता है पर डे। पर डे। तो वो तो आप सोच ही नहीं सकते कि कितना है, उसके कोई एंड नहीं है। और ये तो अभी की बात है सर, अभी इस फ़ील्ड में भी इतना ज़्यादा वो हो चुका है, जैसे-जैसे लोगों को पता चला है, हर कोई इस तरफ भाग रहा है। लेकिन जॉब नहीं है सर अभी, आज की डाइविंग डेट फ़ील्ड है। में जॉब नहीं है आप कह रहे हैं, तो इसके पीछे का क्या रीज़न आएगा अगर इसके आप पीछे का रीज़न ये है सर, जैसे मैं आपको बताऊँ 2011-12 के आसपास की बातें। उस टाइम पे जिस लेवल पे मैं हूँ अभी, अगर उस टाइम पे मैं इसी लेवल पे होता, तो मैं आज कम से कम 40 से 45 हज़ार रुपए पर डे कमा रहा, ओके, क्योंकि डाइवर ही नहीं, डाइवर थे ही नहीं सर, किसी को नहीं पता था। गिने-चुने डाइवर थे, गिने-चुने। अब काम है जो, वो करवाना तो अब करेंगे तो डाइवर ही अंडर वाटर का काम। हुँ, अब कंपनी फ़ोन करती थी, बंदा मना कर देता था। हुँ, कंपनी पैसे बढ़ा देती थी, 5,000, 10,000, 20,000, दिन के बता रहा हूँ मैं ये, हुँ, बढ़ा के कि आ जाओ, क्योंकि वो काम करके देना है। अगर वो काम नहीं होता है, तो कोई भी चीज़ शट डाउन होएगी या रुकेगी, उसमें तो बहुत लॉस करोड़ों है। अरबों का लॉस है सर। हुँ, तो उससे अच्छा उनकी पेमेंट बढ़ा-बढ़ा के उनको बुलाने की कोशिश करते थे। हुँ, अभी क्या हो रखा है, जैसे-जैसे पता चला है, तो हर बंदे नहीं फ़ोर्स कर, पहले कंपनी फ़ोन करती थी, ड्राइवर मना कर देते थे कि नहीं। हुँ, अभी ड्राइवर फ़ोन करते हैं कि सर जॉब कंपनी मना करती है कि नहीं, फिर बोलते हैं सर खाने-खाने में बुला लो, खाने-खाने में मतलब मतलब पैसा मत देना, ओके, मेरे को रहना-सहना, खाना-पीना दे देना बस, हुँ, सैलरी मत देना, हाँ, 1 डेढ़ महीने जॉब तो दे दो तो बस। मतलब ऐसा भी सिनेरियो आ गया कि कंपनी सैलरी नहीं दे रही है, फिर भी लोग जॉइन करने के लिए रेडी हैं, रे पैसे दे के भी रेडी करने जॉइन करने के लिए रेडी हैं सर, पैसा कि दे के 5-7, भी। हाँ, जैसे वो रिश्वत बोलते हैं ना अपने, कि हुँ, 5-7 हज़ार रुपए ले लो सर, एक बार एंट्री एंट्री करवा दो कंपनी में, कि ओके, नाम के आगे से फ्रेशर हट जाएगा फील्ड में घुसने के लायक। हुँ, क्योंकि फ्रेशर बंदे को कोई भी लेके कुछ नहीं होता ना सर, हुँ, क्योंकि वो जस्ट कोर्स करके आया हुआ है, और कोर्स में और जो अपना ओपन सी है, हुँ, उसमें जैसे दिन और रात में फ़र्क होता है, इतना फ़र्क है सर। बिल्कुल, क्योंकि साउथ अफ्रीका में और यहाँ पे जैसे कुछ एक स्कूल हैं जो ओपन सी में डाइव करवाते हैं, हुँ, लेकिन कुछ स्कूल ऐसे हैं जो बिल्कुल स्विमिंग पूल में और इसमें डाइव करवाते हैं। तो अगर वहाँ से बंदे कोर्स करके आ रहे हैं और उनको ओपन सी में डाल दोगे, तो बहुत फ़र्क बिल्कुल है। बहुत फ़र्क नहीं सर, मतलब ऐसा ऐसा भी होता है कि बंदा एक बार पानी में जाएगा, वापस आ जाएगा, बोला मैं फ्रीडी छोड़ रहा हूँ। टफ तो है सर, लेकिन हुँ, वही है, वो अपना-अपना शौक हो जाता है, लत लग जाती है सर। हुँ। जैसे मेरे को लगी हुई है। अब लत सी लग गई है कि काम करना है तो इसी फील्ड में। ओके मोहित, तो जैसे कि अभी आपने इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया अबाउट योर करियर और ये भी बताया कि मरीन फील्ड में ग्रोथ है, लेकिन अभी क्या है कि आपकी फील्ड में सैलरी मिल रही है, बट कोई नया कैंडिडेट आ रहा है तो उसके लिए एब्ज़ॉर्ब कंपनीज़ नहीं कर जॉब रही हैं, जॉब नहीं है। जॉब नहीं है। बिल्कुल। तो और क्या कोर्सेज़ ऐसे हो सकते हैं कि जो आप सजेस्ट करोगे लोगों को कि जो करके अपने करियर बना सकता है? सर मैं तो ये कहूँगा कि जैसे 10th-12th के बाद जो कोर्सेज़ हैं, जैसे एनडीटी भी करवाता है, हुँ, डॉक्यूमेंट उसका हो गया, डॉक्यूमेंट कंट्रोलर। कंट्रोलर का हो गया, क्वालिटी कंट्रोलर का हो गया, इंजीनियरिंग फील्ड के हो गए सर, जैसे जो एनडीटी जो भी कोर्सेज़ ये करवाता है, एनडीटी हो गया जो मैं खुद कर रहा हूँ यहाँ से, हाँ, अभी जस्ट मेरे प्रैक्टिकल वगैरह खत्म हुए हैं, हाँ, मैंने खुद यहीं से किया। तो ये सब कोर्सेज़ करके आप एक जॉब आराम से सिक्योर कर सकते हो। हुँ, आप अगर टारगेट जो भी है सर, हर किसी का मेरे ख्याल से 98% बंदों का यही होता है कि जैसे ही 10th-12th हो जाए, जॉब करने के लिए ही पढ़ रहा है सर हर कोई। नॉलेज किसी को बिल्कुल। किसी चीज़ के लिए नहीं चाहिए।
बिल्कुल। नॉलेज उनके पास बहुत होती है, हुँ, उनको जॉब चाहिए होती है बस। हुँ, तो मेरे ख्याल से जैसे भी ये फील्ड वगैरह में ना घुस के इंजीनियरिंग फील्ड, डॉक्टरी फील्ड, हुँ, सीए, पीए ये इनमें ना घुस के अपनी 12th करो। हुँ, ये छोटे-छोटे कोर्सेज़ हैं सर, कोई 20,000 रुपए का, कोई 5,000 रुपए का, कोई 50,000 रुपए का है। हाँ, ये कोर्सेज़ करो, इनके बाद कंपनियाँ इन्हीं को उठा रही हैं सर। बिल्कुल। कंपनियाँ इन्हीं को उठा रही हैं, इन्हीं को जॉब मिल रही है। जिस बंदे को काम करना आता है, कंपनी को नहीं चाहिए कि वो बीटेक हो या क्या हो। कंपनी को बिल्कुल। चाहिए कि वो इस मशीन को ऑपरेट कर सकता है या नहीं, हुँ, वो ये चीज़ ढूँढ के दे सकता है या नहीं, वो ये काम कर सकता है या नहीं। आप स्पेशल उसी काम के लिए कोर्स करो ना। हुँ, अब बीटेक में आपको पता नहीं क्या-क्या सिखाया जाता है। आपको किसी कंपनी में जाना है, आप सिर्फ़ उस एक ही प पार्ट के ऊपर कि मेरे को इसी पार्ट पे काम करना है। हुँ, तो अच्छा है ना, अभी आपको वो ऑप्शंस मिल रहे हैं कि आपको आपके पास ऐसे-ऐसे कोर्सेज़ हैं, वो कि जो आपको स्पेशलाइज़्ड कोर्सेज़ कर सकते हैं। एक ही चीज़ के लिए जो कोर्स है, तो आपको हुँ, पूरी बीटेक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप वो एक ही कोर्स कर लो, जॉब मिल जाएगी आपको आसानी से। तो बिल्कुल 10th-12th के बाद मेरे हिसाब से तो ये जो कोर्स हैं सर, मेरे ख्याल से तो बेस्ट हैं ये। जिसको जॉब और जिसको नहीं, हर किसी को जॉब ही करनी होती जॉब है सर। करनी है। तो ये अल्टीमेट बेफ़ालतू में गोल इज़ पढ़ टू के अर्न मनी। इधर-उधर का मैं ये नहीं कह रहा सर, नॉलेज तो हर किसी चीज़ के बारे में, हर चीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, वो काम आती है। हुँ, लेकिन अंट-शंट का इधर-उधर पढ़ के और फिर हम उसमें अपना टाइम भी खराब कर रहे हैं। जो ये जो टाइम होता है, यही है सर सबसे प्रीशियस। गोल्डन टाइम यही है इंसान का। तो गोल्डन टाइम होता है 10th करने के बाद, 12th करने के बाद। आप लोग 10th किया है, 12th किया है, उसके बाद कुछ छोटे-छोटे जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज़ कर सकते हैं। एएनडीटी में ये कोर्सेज़ अवेलेबल हैं डायरेक्ट एडमिशन पे। आप लोग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट नेस्ट में भी एडमिशन ले सकते हो। एंट्रेंस एग्ज़ाम या फिर मेरिट बेसिस के थ्रू अप्लाई करके, अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो या मेरिट बेस क्वालीफाई कर लेते हो, तो यही कोर्स आपको बहुत लो प्राइस में मिल जाते हैं। और एंट्रेंस एग्ज़ाम की फीस फीमेल कैंडिडेट के लिए ₹50 है सिर्फ़। और जनरल कैटेगरी के लिए ₹125 है। ओबीसी, एससी, एसटी के लिए सिर्फ़ ₹100 है। तो बहुत लो प्राइस में ये सर्टिफ़िकेशन मिल जाते हैं। तो आप इसके थ्रू अप्लाई करो और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। जॉब की गारंटी कोई नहीं लेता है। मैं आपको क्लियर कर दूँ, क्योंकि आप हो सकता है बाद में ये कहें कि आपने बताया था मेरी जॉब लग जाएगी। जॉब की गारंटी कोई नहीं लेता है, जॉब की अपॉर्च्युनिटीज़ रहती हैं। तो आप ये कोर्स करते हैं, ये कोर्स ऐसे कोर्स है जिसका डिमांड डायरेक्ट जॉब से है। जो भी कोर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, सारे कोर्स के नाम से ही जॉब का नाम है। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे कि भी आपने नाम लिया, आप एनडीटी करने हैं, तो जी। एनडीटी इंस्पेक्टर रिक्वायर्ड इन दुबई, हाँ, ऐसी वैकेंसी आती है। बिल्कुल। क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी इंजीनियर रिक्वायर्ड इन अबू धाबी, ठीक है? फिर मटीरियल कंट्रोलर रिक्वायर्ड इन दिस कंट्री एट दिस प्लेस। तो इस तरीके से वैकेंसीज़ आती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। कम से कम वो कोर्स करके आप उस जॉब के लिए एलिजिबल तो हो सर। बिल्कुल, 1 महीने में, 15 दिन में, 2 महीने में, जैसे ही हाँ, आपका वो कोर्स कंप्लीट हो जाता है, आप कम से कम एक जॉब के लिए एलिजिबल एलिजिबल हो हो। गए। बाकी आपका लक और आपकी प्रैक्टिस, आप कितनी मेहनत कर रहे हो उसको हासिल करने के लिए। तो फिर अगर आप ऐसे कोर्स कर भी लेते हो, लेट्स सपोज़ आपने कोई भी कोर्स कर लिया, डॉक्यूमेंट कंट्रोलर, मटेरियल कंट्रोलर, तो आपको पता चल गया आप इस लाइन में काम कर रहे हो। अब आप उस लाइन से रिलेटेड ग्रेजुएशन करना चाहो तो कर सकते हो। फिर उसमें और एक्सपर्टीज़ लेने के लिए फिर उस लाइन में आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहो तो कर बिल्कुल, सकते हो। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आपका टाइम वेस्ट नहीं होता है, दिस इज़ माय ओपिनियन। वो लाइन मिल गई ना सर, हाँ, वो एक रास्ता मिल गया, अब उसी पे चलना है उसी आपको। पे चलना है। टारगेट फिक्स हो गया, तो उसमें आप ग्रोथ के लिए जितना भी जो भी कर सकते हो आप करो। करो उसे। क्या इश्यू है? कम से कम वो लाइन तो चूज़ होगी ना एक। नहीं तो कई बार लोग होता है कि बीटेक करने के बाद मैकेनिकल से फिर वो फाइनेंस में जॉब करते हैं। सो इधर जो बीटेक किया मैकेनिकल से, दैट वाज़ टोटली वेस्ट कि अगर फाइनेंस में जॉब कर रहे हो तो। आपके सामने बैठा है सर, मतलब बीटेक करके मैकेनिकल से डाइविंग फील्ड में। बट आपका एक्सपीरियंस आपको हेल्प देगा इन लॉन्ग टर्म, हाँ, ये तो है सर। है ना? वो मतलब अब वो भी मेरे को बाद में पता चला बाद में पता कि वो चला, मेरे लिए बेनिफिशियल है। बेनिफिशियल है। और वो भी सिर्फ़ इसलिए कि मैंने मैकेनिकल से कर रखी है। अगर बीटेक ही होता, मैं किसी और ब्रांच से होता, तो शायद हेल्प ना नहीं करता। होता। तो लेकिन वो अगर आप 12th के बाद कर लेते डाइविंग कोर्स, फिर आप आईएएस आज बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे होते। अगर मैं बीटेक करने से नहीं पहले करते, 12th के बाद ही कर लेता तो सर मेरे ख़्याल से 30 से 40 हज़ार रुपए पर डे होते मेरे पर बस। डे होते, और उसके बाद अगर आप अब बीटेक करते तो तो कोई इश्यू ही नहीं था सर कोई वो। इश्यू ही नहीं था। तो आज उसके इसमें बाद आप वो फ़ील्ड छोड़ के बेशक से मैं इंजीनियरिंग फ़ील्ड में आ जाता, कोई इश्यू नहीं। आप इंडिया के इतना टॉप पैसा होता। कॉलेजेस से कर सकते थे, यूएस जाके कर सकते थे बिल्कुल। बीटेक इन मैकेनिकल, तो आपकी फिर अलग ही बात होती। गाइडेंस का फ़र्क रह जाता है सर, कि हाँ, किस बंदे को किस टाइम पे कोई गाइडेंस मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है। सो देखो अभी मोहित जी बिल्कुल साधारण फैमिली से बिल्कुल साधारण पर्सन हैं, ओके? इन्होंने आपको गाइड किया है अपने करियर की जर्नी के हिसाब से, कि इन्होंने अगर 12th क्लास के बाद अगर ये छोटा-सा कोर्स कर लिया होता, तो आज ये ₹30,000 ₹40,000 पर डे कमा रहे होते, ओके? और
इंजीनियरिंग फिर भी करके और ज़्यादा कमाते फिर। लेकिन उन्होंने पहले इंजीनियरिंग किया, उसके बाद भी अभी भी 4000, 5000, 6000 रुपए पर डे कमा बिल्कुल, रहे हैं। बिल्कुल। सो दिस इज़ अ रिमार्केबल जर्नी। आई विश आप लोग भी अपने करियर में ग्रो करो, बट ग्रो करने के लिए सिर्फ बीटेक करना इज़ नॉट सफिशिएंट। ओके, बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। कुछ ना कुछ छोटा शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेशन ज़रूर करो, वो आपको हेल्प करेगा करियर में एक अच्छी सैलरी, एक अच्छी ग्रोथ को अचीव करने के लिए। अ, मोहित जी, आप कुछ और लास्ट में वीडियो को खत्म करने से पहले कुछ और मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस को? सर देखो, मेरी तरफ से तो यही है, जितना मेरे को मेरी लाइफ से एक्सपीरियंस हुआ है कि कितना पढ़ाई कहाँ पे क्या काम आती है, तो 10th 12th करो, अपने कोर्सेज करो, जिस कोर्स के बेस पे डायरेक्ट आपको जॉब मिल रही है, वहाँ से आप अपना एक बार करियर शुरू कर दो। हुँ, वो करियर शुरू करने के बाद आपकी एक तो सोच क्लियर हो जाएगी सर, हुँ, लाइन क्लियर हो जाएगी। हुँ, अगर आपको वो लाइन पसंद भी नहीं है, आपको लाइन चेंज भी करनी है, तो कम से कम आप फील्ड में हो उस टाइम पे, आपको और अच्छी नॉलेज मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि जो मेरे को थी मैंने आपको बता दी, आपको थी आपने किसी और को बता दी, वो नहीं। आप खुद उसको महसूस करके करोगे, हुँ। तो और अच्छे से और अच्छी चीज़ करोगे। और अगर तो वो मेरे ख्याल फ़ील्ड से नहीं भी समझ में आती है, तो आप दूसरी फ़ील्ड स्विच कर हाँ, सकते वही हो। ना सर, उस अगर आपको स्विच करनी है तो आपको खुद से जो समझ में आएगा उससे अच्छा कोई नहीं समझा कोई सकता सर गाइडेंस नहीं आपको। दे सकता। तो आप 10th 12th करके हुँ, छोटे-मोटे कोर्स करके ये और पहले जॉब के एक बार फील्ड में उतरो, मार्केट में तो उतरो सर। हुँ। सबसे पहले मेरा तो ये है कि कम से कम इंसान को 10th 12th करके एक बार वो मार्केट में उतरे, उसको हर चीज़ की नॉलेज अपने आप हो जाएगी। उसको किसी से कोई गाइडेंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सर, और कम से कम मिसगाइड तो बिल्कुल नहीं हो कि तू ये कर ले, तू वो कर ले, मामा ने बोल दिया, फूफा ने बोल दिया, चाचा ने बोल दिया, मेरा तो इंजीनियर बनेगा, मेरा डॉक्टर बनेगा। उस सोच के पीछे मत भागो। तो मुझे आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। आई गेस ये वीडियो हमारे ऑडियंस को बहुत हेल्प करेगी। अगर आप 10th 12th कुछ भी किया है, तो आप शॉर्ट टर्म सर्टिफ़िकेशन करें, जॉब करें, उसके बाद आपको हायर क्वालिफ़िकेशन करना है, हायर एजुकेशन करनी है, तो आप आगे बढ़ें। तो मोहित, बहुत-बहुत थैंक यू आपका आने के लिए हमारे शो पे। थैंक एंड यू आई सर। विश कि आप भी बहुत ज़्यादा ग्रो करें इंडस्ट्री में और फ्यूचर में हमारे पास दोबारा आके मिलें और बिल्कुल दोबारा सर, बिल्कुल। हमारे व्यूअर्स को गाइड करें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अभी तो आपके पास से और बहुत सारे कोर्सेज़ करने हैं, थैंक यू जो मोहित। हेल्प करें। ओके सर, बिल्कुल, थैंक यू। थैंक यू।